हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और अब तक हम 2 स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं और जिसमें से फर्स्ट था आइसोलेशन ऑफ डीएनए और सेकंड स्टेप जो हम कर चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले ये दोनों वीडियो देखो, फिर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है वो ठीक नहीं है इस चैप्टर के लिए। तो हमने सबसे पहले अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना है कि हमें कौन से डीएनए सेगमेंट पर काम करना है। अब हम किसी भी डीएनए सेगमेंट को 2 पर्पस के लिए अलग करते हैं। या तो हमें वैसा ही डीएनए और चाहिए जिसको हम जीन क्लोनिंग पर्पस के अंदर रखते हैं, या फिर हमें उस डीएनए को एक्सप्रेस करा के हमें उससे जो प्रोटीन बनेगा वो हमें चाहिए, राइट। सो पहला एम होता है हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से ट्रीट करते हैं। जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रीट कर लेते हैं तो हमें डिपेंडिंग अपॉन बेस पेयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ डीएनए, हमें कितनी लंबी डीएनए की सेगमेंट चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट में से, उसके लिए हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को उनकी बेस पेयर्स, उनकी लेंथ के हिसाब से हम अलग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किसी भी स्टेप से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, सीबीएसई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। सबसे पहले हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज मीन्स इस प्रोसेस में कुछ करंट की बात होगी और जेल के अंदर होगी, राइट। सो हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगार एक प्रोडक्ट है जो हमें रेड एल्गी से मिलता है। अगर हम इस अगार को वाटर में डिसॉल्व कर दें और ये वाटर हो हमारा बॉइल्ड, तो हमारे पास जो अगार है वो लिक्विड कंडीशन में होगा। बट जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यानी पानी आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो ये आपका जेली लाइक बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें अगार की लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से अगार यूज होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है, राइट, और इसके अंदर हम डाल देते हैं गरम गरम अगार। आपको अगार की प्रॉपर्टी पता लग गई है कि जब ये हॉट होता है तब ये लिक्विड होता है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो ये जेली लाइक होता है, ठीक है। अब हमने इस कंटेनर में डाल दिया अगार। अब यहाँ पे इस जगह पे हम एक कोम स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इस जगह पे। अब आपको दिख रहा है कि ये वाली जगह जब जेल पे आप इसे रख दोगे तो यहाँ पे ग्रूव्स बन जाएंगी, वेल्स बन जाएंगी अगार वाली जेल पे, ठीक है। ये वेल्स बनानी है हमें, क्योंकि ये वेल्स किस लिए यूज होंगी, डीएनए लोडिंग के लिए। यानी आपको जिस डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने अलग कर ली थी, आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसे ट्रीट कर लिया, तो आपके पास फ्रैगमेंट्स आएंगी अलग अलग लेंथ की। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा वेक्टर यूज कर रहे हो, उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बेस पेयर्स जा सकते हैं ना, राइट। सो हम इस प्रोसेस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, हम डीएनए अपनी पसंद का, क्योंकि इसमें जो डीएनए है वो बेस पेयर्स के हिसाब से अलग अलग होगा, तो अगर हमें छोटा चाहिए तो हम एनोड से ले ले, हमें बड़ा चाहिए तो हम कैथोड से ले ले। आपको ये क्लियर होगा अभी थोड़ी देर में। सो अब हमने गरम गरम अगार डाली थी टैंक में और उसके बाद हमने ये कोम्ड स्ट्रक्चर डाला था। कोम्ड स्ट्रक्चर हमने इसलिए डाला था कि ताकि हम जेल में वेल्स बना पाए। अब जैसे जैसे अगार ठंडी होगी हम कोम को बाहर ले लेंगे और ये आपकी वेल्स जो है वो रेडी हो जाएंगी। अब हम इसको एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस पूरे कंटेनर को उठा के हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कंटेनर के अंदर रख देंगे। क्लियर। सो अब ये है हमारी यहाँ पे जेल
इसको हम दिखा रहे हैं येलो कलर से, ये हमारी जेल है, ठीक है। और इसमें हमारी हैं वेल्स, ये हमारी हो गई डीएनए की वेल्स। याद रहे हमेशा जिस जगह हमारा डीएनए है वो हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस में नेगेटिव साइड होगी और उसकी ऑपोजिट साइड हमारी होगी पॉजिटिव टर्मिनल। सो डीएनए जब भी हमें लोड करना है हम नेगेटिव या कैथोड पे करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल होगा हमारा एनोड। इस प्रोसेस के बाद जो आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करने के बाद पाया है वो आप यहाँ पे लोड कर दोगे हर एक वेल के अंदर, ठीक है। अब आप वेल के अंदर जब लोड कर दोगे और आप करंट को कर दोगे स्टार्ट या ऑन, तो आपका डीएनए जो है वो अगार में से जाएगा। अगर ये जो आपकी अगार है ये इसके अंदर खाली स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो उन खाली स्पेसेस के अंदर से डीएनए पास होगा। अगर हम यहाँ पे इसको एक कंपैरिजन से पढ़े कि एक फैट बंदा है और एक थिन बंदा है, कौन रेस जल्दी कंप्लीट कर सकता है? सो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो थिन बंदा है वो जल्दी भाग जाएगा। इसी तरीके से जो डीएनए की लार्ज फ्रैगमेंट्स होंगी, यानी जिनके अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स ज्यादा होंगे, वो स्लो रन करेंगी, और जिनके अंदर कम बेस पेयर्स होंगे यानी जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होंगी डीएनए की, वो फास्ट रन करेंगी, ठीक है। ये लॉजिक है जो हमें इस प्रोसेस के साथ लर्न रखना है। अब आपने करंट को स्टार्ट करा, डीएनए जाएगा, यहाँ पर कैथोड पे आपको बड़ी फ्रैगमेंट्स मिलेंगी, ठीक है, और ये फ्रैगमेंट्स आगे जाते जाते छोटी होंगी, यानी एनोड के पास जो जितनी पास होगा वो स्मॉलेस्ट होगा इन बेस पेयर्स, ठीक है, और जो कैथोड के पास होगा वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच होगा डीएनए का, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स विल बी द हाईएस्ट। This is a concept that you need to thorough with, that DNA is negatively charged, that is why it is loaded at the cathode. DNA is negatively charged because of the phosphate group in it. जब हम DNA को लोड करते हैं तो कैथोड पे लोड करते हैं, वो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। जो DNA की फ्रैगमेंट सबसे छोटी होती है वो एनोड के पास मिलती है, जो सबसे बड़ी होती है वो कैथोड के पास मिलती है, राइट। अब एक स्टेज आती है जहां जो बंदा कर रहा होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको ये पता लग जाता है कि अब डीएनए मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स अब डीएनए का सेपरेशन हो चुका। अब एक और बात, हमें डीएनए कभी भी नेक्विडाई से नहीं दिखता और कभी भी बिना स्टेनिंग के नहीं दिखता, तो यहाँ पे हमें स्टेन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। हम इस जेल में जो डीएनए है उसको ट्रीट करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से, और उसके बाद हम इसे यूवी रेज में देखेंगे, बिकॉज डीएनए कभी भी बिना स्टेन के नहीं दिखता, तो हमने स्टेन तो ये यूज करा, और हमें विजिबल लाइट में नहीं दिखता तो हमने यूज करा यूवी रेज, ठीक है। और इसके बाद जब आप इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करने के बाद यूवी रेज में आप इस जेल को देखोगे तो इसमें आपको डीएनए कैसा दिखाई देगा? ऑरेंज कलर। ये कलर भी आपको लर्न करना है। वाई डू वी यूज इथिडियम ब्रोमाइड, ये भी आपको लर्न करना है, बिकॉज सिंपल डीएनए इज नॉट विजिबल टू अस विदाउट स्टेनिंग, एंड neither it is visible to us without staining nor it is visible in the visible light. That is why we are using UV rays and ethidium bromide. Okay, अब इन दोनों प्रोसेस के बाद हमें डीएनए कौन से कलर का मिल गया? ऑरेंज कलर का, राइट। अब हम इसके बाद इस डीएनए की फ्रेगमेंट्स को निकाल लेंगे, और इस प्रोसेस को जब हम डीएनए को निकालेंगे इसको हम कहते हैं इल्यूशन। इल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट डीएनए फ्रॉम द जेल। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो यहाँ तक आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक चीज मैं आपको एडिशनल बताना चाहती हूँ, आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अगर कुछ ऐसा डायग्राम मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये आपको लेन्स दे सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने वेल्स बनाई थी ऊपर मैंने बताया, सपोज हमने 3 वेल्स बनाई, ठीक है, ये हमारी है लेन 1, लेन 2 और ये है हमारी लेन 3, और ये जो हमारी स्टैंडर्ड लेन है, स्टैंडर्ड लेन हमें ये बताएगी
कि क्या एक्चुअली साइज है, ठीक है। सपोज हमने स्टैंडर्ड लेन में डीएनए जो हमारा आया वो साइज के हिसाब से अरेंज हो गया। इट इज जस्ट एन assumption टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज यहाँ पे बेस पेयर्स थे 200 और यहाँ पे थे 2000, तो आप समझ जाना कि जिस साइड 2000 है वो आपका होगा कैथोड और जिस साइड स्मॉलेस्ट है वो होगा एनोड, ठीक है। अब हमें बाय चांस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद कुछ ऐसी सेगमेंट्स मिली, ठीक है, हमें कुछ ऐसी सेगमेंट्स मिली और यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करा हुआ है कि ये 1000 बेस पेयर्स की रीजन है और यहाँ पे आपको मेंशन करा हुआ है कि ये 500 की रीजन है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि what are the expected number of base pairs present in the DNA that is present in lane 1, that means ये ब्लू वाले सर्कल के DNA वाले के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2000 और 1000 के बीच में अप्रोक्सीमेट हाफ ये होगा, यानी ये 500 हुआ, 1500 रादर। तो इट इज लाइंग समवॉट बिटवीन 1000 to 1500 बेस पेयर्स। तो आपको अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली दिया हुआ है तो आप 1300 भी मार्क कर सकते हो, और अगर आपको 1000 to 1500 कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो आप वो भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द ऑल्टरनेट दैट इज गिवन टू यू, आप उसके बेसिस पे काम करोगे। अगर सपोज आपसे वो इस लेन के बारे में पूछते हैं कि इसके बेस पेयर्स कितने होंगे, तो ये जो है हम इधर से यहाँ पे मार्क लगाया, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये 400 के आसपास इसकी बेस पेयर की लेंथ है। यहाँ पे हम कैसे गए थे, इसको हम हॉरिजॉन्टली यहाँ तक जाएंगे, दैट मीन्स ये मार्क कहीं यहाँ लगेगा और उसके बेसिस पे मैंने आपको बेस पेयर लेंथ बताई। ऐसा एक सेम क्वेश्चन सैम्पल पेपर में है विच वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द सैम्पल पेपर। आई होप gel electrophoresis is very much clear to you, and do not forget to share this video with your friends and do share and subscribe to my channel. Thank you.